वेलकम बैक ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड एंड ऑल ऑफ माय व्यूअर्स फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल के साथ हम एक महत्वपूर्ण जगह पे मौजूद हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्रीवियस वीडियो विल बी कंटिन्यू, सो कीप विद अस, मेक विद अस एंड ज्वाइन विद अस। तो दोस्तों अभी हम हैं खड़े जिस स्थान पे, वो उत्तराखंड और गढ़वाल के 52 गढ़ों के में से एक प्रमुख गढ़ माना जाता है। और उसके अलावा वो परमार वंशीय या पंवार वंशीय राजाओं की प्रारंभिक राजधानी भी मानी जाती है। जो पंवार और परमार वंशीय राजाओं का जैसे उत्तरोत्तर विस्तार होता गया, राज्य और साम्राज्य का विस्तार होता गया, वैसे वैसे वो बाद में उन्होंने श्रीनगर में बनाया राजधानी। फिर उन्होंने देवलगढ़ से होते हुए फिर वो अंग्रेजों के ज़माने में जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उसके बाद वो टिहरी रियासत में चले गए थे, फिर टिहरी रियासत बनी। तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है अपने आप में। ये चांदपुर गढ़ वहीं पे हम मौजूद हैं, जो शुरुआती दौर के राजा कनकपाल थे, पंवार वंशीय परमार वंशीय 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में उनकी प्रारंभिक राजधानी यहीं पे थे। छोटे गणपति थे वो उस समय। उसके बाद उन्होंने उनके वंशजों ने उन्होंने आगे धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और एक समय ऐसा भी आया कि वो न सिर्फ गढ़वाल बल्कि कुमाऊं की सीमाओं तक पहुंच गए थे, जब उन्होंने कत्यूरी और चंद राजाओं तक को मात दे दी थी, उनको तक हरा दिया था कई बार। लेकिन कई बार वो खुद भी हार गए थे चंद राजाओं से। तो ये साम्राज्यों के उत्थान पतन और क्या कहते हैं बनने बिगड़ने का एक लंबा चौड़ा दौर रहा है। तो जैसे उनका साम्राज्य विस्तार होता गया, राजधानी भी स्थानांतरित कर दी गई। और राजधानी इसलिए भी स्थानांतरित कर दी जाती है क्योंकि हर एक ये चाहता है कि राजधानी बीचों बीच हो, कमोवेश ऐसा चाहता है कि जो जितना मेरा साम्राज्य हो। पहले छोटा था साम्राज्य, इसी एरिया तक था, तो यहाँ पे राजधानी थी। फिर बड़ा हुआ तो फिर श्रीनगर कर दी, देवलगढ़ जो भी है वहाँ पे। फिर वो अंग्रेजों से जो एग्रीमेंट था इसके तहत फिर वो अलकनंदा नदी से उस पार तक ही सीमित रह गए थे। तो राजधानी कमोवेश ये रहता है, कोई भी साम्राज्य हो या कोई भी राज्य हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या राजशाही व्यवस्था हो, उसमें लगभग राजधानी की कमोवेश ये कोशिश की जाती है कि राजधानी बीचों बीच रहे। सिर्फ उत्तराखंड इसका अपवाद है, अपवाद इस रूप में है। इसकी राजधानी पहले गैरसैंण प्रस्तावित थी, गैरसैंण में यहाँ राजधानी बननी थी जो कि बीचों बीच थी कुमाऊं और गढ़वाल के, लेकिन वो सिर्फ किनारे एक अलग साइड बनाई गई जो कि कुमाऊं के और इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी दूर पड़ती है। जी, देहरादून बनाई गई। उत्तराखंड अपवाद है, वरना आप कहीं भी पहाड़ी राज्यों में देखो तो राजधानी चाहे सिक्किम मिजोरम हो और अरुणाचल प्रदेश हो या फिर कहीं भी हो, कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, राजधानी लगभग पहाड़ में ही है और बीचों बीच है। तो यहाँ ये कोशिशें की जाती थी। तो बहरहाल आपने 52 गढ़ों के बारे में आपने सुना होगा, 52 गढ़ों की जो कहानियाँ हैं उसमें आपने सबसे पहले तो उत्तराखंड के जो आपने वैसे साहित्य इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, उत्तराखंड के जो गढ़ गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका प्रसिद्ध गाना था एक, काफ़ी पहले 90 के दशक में बनाया था उन्होंने, कि उसमें इस चांदपुर गढ़ी और राजा कनकपाल का भी उल्लेख है जी। तो वो गाना था, बीरू भड़को देश 52 गढ़ को देश बीरू भड़को देश 52 गढ़ को देश, ये गढ़ कुटियार गढ़ लोदन भरदार गढ़, गढ़ का गढ़पति वे ने बड़ा बड़ा सरदार भड़, तो मैं गढ़ को तो म्याल चौंड गढ़ को चौंड्याल, चांदपुर को गढ़ नरेश महाराजा कनकपाल, कालो भंडारी रणु रोते इन भड़े वेन, मुंडे का चौरा चीड़ी अरलवे का छतरी गेन, भीरू बड़ को देश 52 गढ़ को देश, कप्पू गढ़ को चौहान धन रे बोलो वो जवान, काटी भी सिरने झुकी कन रे बोलो स्वाभिमान, बीरू बड़ को देश 52 गढ़ को देश। तो दोस्तों उस समय वास्तविक वीरता उसी समय होती थी, वास्तविक सच्चाई ईमानदारी उस समय होती थी। आज तो भेड़ चाल में ज़्यादा जीते हैं लोग, दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। असल जीवन था वो इन्हीं लोगों का था
जिन मन वचन और कर्म से एक रहते थे, जिनमें वीरता तो थी लेकिन आमने सामने की वीरता थी, छद्म वीरता नहीं थी, षड्यंत्र नहीं थे, कुटिलताएं नहीं थी और कुछ कूटनीति नहीं थी, दुर्भावनाएं नहीं थी, दुष्प्रचार नहीं था और सच्चाई थी, साफ गोई थी, ईमानदारी थी और सच्ची वीरता थी। तो इस जो नरेंद्र सिंह नेगी की जो 52 गढ़ों के बारे में ये काफ़ी प्रसिद्ध गाना है, उसमें चांदपुर कुगढ़ नरेश महाराजा कनकपाल, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये कनकपाल की ही उस चांदपुर गढ़ी में हम इस समय मौजूद हैं और इसके मुख्य जो भवन है वहाँ पे हमारा पदार्पण हो चुका है और ये यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि मैं बता रहा था उनकी राजराजेश्वरी देवी का भी यहाँ पे मंदिर है। ये देख लीजिए आप, उनकी अपनी जो कुल देवी थी राजराजेश्वरी, ये देख लीजिए आसपास का, ये देख लीजिए आप कितना प्राचीन है ये, आप लगा सकते हैं। इसके किले के पत्थर देखो आप, बताते हैं ना कि आज आधुनिक आज ही है साहब, विकास आज ही हुआ है साहब, विज्ञान आज ही, ऐसा नहीं है। विज्ञान जैसे इतिहास बनता बिगड़ता रहा है, उत्थान पतन उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है, वैसे विज्ञान भी है भाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कभी बहुत चरम पे पहुंचती है, फिर उतर जाती है, फिर कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम आज ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किसी जमाने में आप देखो पुष्पक विमान, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। ये देखो ना आप, ये नक्काशी, ये तो ज्यादा, ये तो 1000 साल पुरानी, 1200 साल पुरानी बातें ही हैं। अब देखो कितनी कैसी नक्काशी की गई है यहाँ पे, ये देख लो आप, ये देख लो ये तमाम चीजें। और ये देखो किले के जो अवशेष हैं जी, अब हालांकि इनके संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ खास कार्य तो किया नहीं गया है, लेकिन ये देख लो आप, देख लीजिए गजब, क्या तकनीकी कौशल से बनाया गया है। इसमें आर्किटेक्चर रूप से हो, चाहे आर्कियोलॉजिकल रूप से हो, आर्किटेक्चर यानी पुरातत्व के रूप में हो, स्थापत्य कला के रूप में हो या इंजीनियरिंग के रूप में हो, ये एक बेहतरीन निर्माण कार्य है, एक व्यवस्थित कह सकते हैं आप। ये देख लीजिए आप, ये ओखली भी देख लीजिए साहब आप, ये देख लीजिए। ये सब आज का नहीं बल्कि सदियों का है। और यहाँ पे जो भी 200-300 साल परमार राजाओं और पंवार बंसिया भी उन्हीं को कहते हैं। वो परमार जो मालवा देश से, मालवा से आए थे, परमार थे, वो बाद में यहाँ के परमार का ही जो क्या कह सकते हैं, उस परिवर्धित परिमार्जित रूप है, वो पंवार बन गया। फिर ये किले का आप देख सकते हैं, ये है सब किला के भग्नावशेष, अवशेष, और काफ़ी अपने में एक अपना लंबा चौड़ा इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, पुरातत्व और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारी विरासत को समेटे हुए, ये देख लीजिए। तो ये तकनीकी कौशल यानी इंजीनियरिंग का भी, आर्किटेक्चर का भी और आर्कियोलॉजी का भी अपने आप में एक जीवंत और शानदार उदाहरण है। और ऐसी जगहों पे आसपास के भी आप नज़ारे देख लीजिए, वाह। हालांकि अब तो चीड़ के पेड़ हैं, ये चीड़ अंग्रेजों की देन है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर में जरूर यहाँ पे, जैसे मैं ऊपरी क्षेत्रों में दिखा रहा था, पारंपरिक जंगल रहे होंगे, हरा भरा रहा होगा, बांज, बुरांस, खरसो, मोरू, खड़ी, तुण, तिमला, काफल, थुनेर, देवदार, इनके जंगल रहे होंगे जरूर उस समय। और भी अच्छा रहा होगा, रमणीक, मनभावन और नैसर्गिक लावण्यमयी प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर
ये स्थान रहा होगा। और ऐसी जगहों पे बसाई गई निश्चित रूप से जगहों के सिर्फ आर्किटेक्चर रूप से, इंजीनियरिंग रूप से, आर्कियोलॉजिकल रूप से ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जगहों का चुनाव भी है। उन लोगों ने जगहों का चुनाव बेहद शानदार जगहों पे किया, आप देख सकते हैं। थोड़ा यह है कि इसकी रख रखाव सौंदर्यीकरण के लिए अगर कोशिशें की जाए तो ये प्रमुख तीर्थाटन और पर्यटन, क्योंकि यहाँ पे राजराजेश्वरी देवी का भी मंदिर है, ये पर्यटन और तीर्थाटन दोनों रूपों में ये महत्वपूर्ण हो सकता है जी। ये लिखा है, आप देख लो, 755 ईस्वी लिखा है राजा कनकपाल का ना, जैसे 8वीं शताब्दी बता रहा था ये। इसके बाद श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में 1358 ईस्वी में गए थे। अब मुझे ये नहीं आता है कि जो उत्तराखंड के जो राजवंश हुए हैं, तमाम अन्य चीज़ें भी हुई हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक रूप से पूरा, उन चीज़ों को जानने के लिए सरकार ने उनकी वास्तविक समय कालखंड कालक्रम कब रहा है उसको जानने के बहुत अच्छे प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि उसके लिए कार्बन डेटिंग होती है, तमाम अन्य भी हैं, आर्कियोलॉजिकल रूप से, जियोलॉजिकल रूप से, आर्किटेक्चर रूप से, और तमाम चीज़ों के रूप में इसी प्रकार की तकनीक अब हैं कि अगर इन पे रिसर्च किया जाए तो यहाँ की मूर्तियाँ हैं, यहाँ के चित्र हैं, शिलालेख हैं, ताम्रपत्र अभिलेख हैं, यहाँ के सिक्के हैं, यहाँ के मूर्तियाँ हैं, यहाँ की नक्काशियाँ हैं, यहाँ के पत्थर हैं, यहाँ के भित्ति चित्र हैं, कलाकृतियाँ हैं, वो सब उससे पता चल जाता है। आज साइंस के पास ऐसी तकनीकी है, उससे सही कालक्रम पता चल जाता है। लेकिन कई बार सरकारी वेबसाइट पे ही कालक्रम गलत डाला जाता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि वो मेल ही नहीं खाते हैं जो उनका कालखंड डाला रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में सरकार से ज़्यादा प्रयास जो किए हैं वो स्वतंत्र रूप से अन्य लेखकों ने, या जो भी कहें यायावार जो घुमक्कड़ रहते हैं उन्होंने, या फिर स्वतंत्र रूप से जो काम करने वाले इतिहासकार हैं उन्होंने काम किए अपने पैसों से, अपने संसाधनों से। ये जो रिसर्च किया है उन्होंने किया है, और वही सरकार ने भी अपनी वेबसाइट पर डाले हैं। वो राहुल साकृत्यायन के दौर में भी रहे हैं, शंकराचार्य जी भी रहे हैं, तो बाद में जो हमारे अभी तो हैं वो यशवंत सिंह कटौत जी हैं, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद की रिसर्च और खुद अपने संसाधन, चाहे पूंजी हो, समय हो, खर्च करके इन चीज़ों पे खोज की है। इन चीज़ों को पर्यटन, तीर्थाटन या पुरातात्विक या इतिहास के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने के लिए और दुनिया के मानचित्र पे लाने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयास ज़्यादा किए। तो उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इन चीज़ों को प्रोत्साहन, इस क्षेत्र में जो भी स्वतंत्र रूप से भी काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, और नहीं खुद किया है कुछ बहुत बड़ा प्रयास, व्यापक और प्रभावी रूप से बड़ी कार्य योजना नहीं बनाई है। सरकार उस दिशा में ज़्यादा है कि जहाँ से उसको प्रॉफिट आता है, उसको रेवेन्यू टैक्स जनरेट होता है, कलेक्ट होता है, उन चीज़ों को ज़्यादा वो हाईलाइट करती है। और सच्चाई के बजाय कई बार ऐसे भ्रामक तथ्य होते हैं जो सच्चाई के बहुत दूर होते हैं। तो सच्चाई जाननी जरूरी है कि हम लोग कौन हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, और उनके महान कार्यों से भी हमें परिचित होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितने महान कार्य किए थे अपने ईमान और जुबान, स्वाभिमान, मान सम्मान, पहचान के लिए। वो भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास एक मृत चीज़ नहीं है, इतिहास एक सबक भी है, एक जीवंत सबक है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत संकीर्ण कुत्सित स्वार्थों के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए हमारा जीवन नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के क्रियाकलाप, उनकी महानताएं हमें ये जताती हैं कि हमें भी व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए उत्कृष्ट और परमार्थिक और महान कार्य भी करने चाहिए, बशर्ते हम अपने इतिहास की सच्चाई से परिचित हों या सच्चाई को जानने की हम कोशिश करें। दुर्भाग्यवश इस ओर बहुत अधिक व्यापक
कार्य योजनाएं नहीं बनाई गई, प्रयास नहीं किए गए। जो भी ज़्यादातर प्रयास है उत्तराखंड के इतिहास के जो स्रोत हैं, चाहे वो साहित्यिक हैं, पुरातात्विक हैं, ऐतिहासिक हैं, किंवदंतियाँ हैं, तमाम चीज़ें जो भी हैं उनके बारे में जो सूचनाएं कलेक्ट करी, एकत्रित की, संग्रहित की या उनको जुटाने की जो कोशिशें की हैं वो स्वतंत्र रूप से लेखकों ने, स्वतंत्र इतिहासकारों ने, स्वतंत्र घुमक्कड़ों ने, स्वतंत्र तीर्थयात्रियों ने ही किया है वो प्रयास, अपने पैसा, पूंजी, समय, संसाधनों को खर्च करके। लेकिन सरकार की उदासीनता आज भी जारी है और इन चीज़ों पर सिर्फ राजनीति जरूर होती है, वो भी देहरादून में बैठ के या चुनाव के टाइम पे बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, प्रचार प्रसार होता है और घोषणाओं, प्रचार प्रसार, भाषणों, सपनों और शब्द विभागों के जरिए ही राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। यानी राजनीति, लोकतंत्र सिर्फ राजनीति तक ही सिमट गया है, कुत्सित राजनीति तक। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीति, राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव, चुनाव का मतलब पद, पैसा, कुर्सी को बचाए बनाए रखना ही यहीं तक सीमित हो गया है। तो इन चीज़ों की सुध लेगा तो लेगा कौन? हाँ, इनके नाम पे राजनीति तो जारी रहेगी। बहरहाल हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कड़ी दर कड़ी और आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए साहब, तो ये अंदर का जो अहाता है वो यहाँ पे है। और ये जो मंदिर है, दरअसल मंदिर भी साथ ही रहता था। उस समय की ऐसी स्थितियाँ थी, एक साथ मंदिर भी बनाए, मतलब जहाँ पे रहते थे। अभी भी ऐसे ही होता, अधिकांश जो हमारे कुल देवता होते हैं वो मंदिर के ही, कह सकते हैं कि मंदिर भी आसपास ही होता, मकान के आसपास। लोग तो अब घरों में ही बनाते हैं ना मंदिर, घरों में एक कमरा पूजा घर बनाते, छोटा सा कमरा, यानी अपने लिए बड़े बड़े हॉल और भगवान के लिए छोटा सा कमरा। और वो भी उपलब्ध नहीं है तो वो एक छोटा सा क्या होता वो लकड़ी का वो बना के और उसी को बोलते हैं यही पूजा घर है। तो बहरहाल अब जगहों की कमी है, समय है, काल परिस्थितियाँ हैं, वक्त का तकाजा है, समय का नजाकत है, या वक्त की ज़रूरत है, या समय काल परिस्थितियाँ ही ऐसी बन पड़ती हैं कि जगह का अभाव रहता है, तो फिर ऐसा भी करना पड़ता है। बहरहाल वैसे जो मंदिर था वो अलग बनाया जाता था, जहाँ पे मतलब आप निवास करते हैं, जहाँ पे आपका निवास स्थान है, उसके आसपास ही मंदिर को अलग स्थान में, खासकर जो कहते हैं ना कि ईशान कोण में बनाया जाता था मंदिर को आसपास ही, और उसको बिल्कुल साफ पवित्र रखने की तमाम कोशिशें की जाती थी। तो बहरहाल थोड़ा हम अहाते में अंदर का जो है ना मुख्य, उसमें भी जाके हम दिखाने की कोशिश करेंगे क्या है, कैसा है। अंदर जा सकते हैं ना? अच्छा, गर्भगृह की नहीं ली आप तो यहीं के होंगे लोकल। तो आप क्या यहाँ वो करते हैं, देखभाल करते हैं आप आर्कियोलॉजिकल से? क्या नाम है आपका? हाँ, दर्शन सिंह जी हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल, उसमें वो एम्प्लॉय हैं। अच्छा, 3 साल से हैं यहाँ पे। अच्छा, 3-4 लोग हैं जी। जो ये यहाँ पे जो मुख्य वो है ना किला, जहाँ पे मतलब कनकपाल रहते थे, उनका परिवार रहता था वो। अच्छा, नहीं वो है पर मुख्य स्थान, ये तो देव स्थान हो गया उनका, रहने का भी यहीं पे होगा। हाँ, देख लीजिए, ये राजराजेश्वरी उनकी कुल देवी थी। और ये देखो, ये मुझे लगता है ये उनका निवास स्थान इधर रहा होगा, शायद नहीं, ये पक्का ही है। ये देख लीजिए साहब किस ढंग से बनाया गया है। आप लोग बोलते हैं ना कि हम आधुनिक हैं, विज्ञान आज ही है, लेकिन उस समय के लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितनी दीर्घकालिक दूरगामी सोच उनकी हुआ करती थी। ये पत्थर खुद ब खुद वो कहानी बयां करते हैं, इनकी खामोशी, यहाँ की हवा की खामोशी और यहाँ के पत्थरों की नक्काशी, यहाँ का आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और आर्कियोलॉजी खुद ब खुद मूक कहानी बयां करता है। वो है ना कि वो कहानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उसका अर्थपंथी, पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मुझे कुछ हरिवंश राय जी की हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइनें भी याद आई कि खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस समझने वाला होना चाहिए, संवेदनशील दिल, हृदय, कोमलताएं होनी चाहिए। और
चालाकियाँ काम नहीं आती हैं, जटिलताएं काम नहीं आती हैं, कूटनीतियाँ काम नहीं आती हैं, सरलताएं कोमलताएं ही काम आती हैं, सद्भावनाएं ही काम आती हैं। और उसी से हम इन चीज़ों को, प्रकृति पर्यावरण की खामोश संगीत को, खामोश मैसेज को भी सुन सकते हैं। और इसके माध्यम से ईश्वर भी जो संदेश तमाम पहुंचाता है उसको भी सोच समझ सकते हैं। इन्हीं नादानियों से, कोमलताओं से, कोमल हृदय की कोमल भावनाओं से, निर्दोष भावनाओं से और एक कह सकते हैं सहज और सरल भावनाओं से ही, वरना जटिलताएं, कुटिलताएं और साजिशें, षड्यंत्र, अफवाहें, ये चीज़ें कहीं नहीं ले जाती हैं। ये हर चीज़ को एक विस्फोटक मोड़ पे ले जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए, देखिए कितना कुछ ये इतिहास के कुछ कहानी बयां करता है। इतिहास के पन्ने हमारे सामने खुल जाते हैं तमाम। देखिए आप किस ढंग से ये बनाए गए हैं, ये देख लीजिए आप। ये देख लो, इसमें इतिहास है, संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, अध्यात्म है, विज्ञान है, सब चीज़ों का एक साथ समावेश है इसमें जी। और ये देखो आप आसपास के भव्य दुर्लभ नज़ारे। हालांकि अब तो जंगल उतने हैं नहीं आसपास, चीड़ ज़्यादा है और चीड़ पहाड़ों के लिए उतना उपयोगी है नहीं, कमर्शियल रूप से है। लेकिन यहाँ के प्रकृति पर्यावरण के लिए, यहाँ की जैव विविधता के लिए, यहाँ की पारिस्थितिकी के लिए, इकोसिस्टम हो चाहे डाइवर्सिटी हो, उसके लिए उतना बढ़िया है नहीं ये। तो दोस्तों हमने तमाम चीज़ें आपको दिखाई, जितना हो सकता था वो आपको दिखाया, और इतिहास की जितनी जानकारी हमें उपलब्ध हो सकती थी वो आपको बताई। और इन चीज़ों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत अच्छे प्रयास नहीं किए गए हैं, किए जाने चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में ही सर्वे ऑफ इंडिया और उसकी जो बहुत सारी शाखाएं हैं, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो सब उनकी जो शाखाएं हैं और मुख्य ऑफिस है वो देहरादून में ही है। बावजूद इसके उसमें कर्मचारी भी हैं, अधिकारी हैं, बहुत बड़ा कार्मिक वो भी हैं। कागजों में भारत में बहुत सारा काम हो जाता है, आंकड़ेबाजी, बयानबाजी, प्रचार प्रसार के जरिए। तो ऐसा लगता है कि वाकई में भारत अमृतकाल, स्वर्णिम काल, और स्वर्णिम काल से भी आगे क्या बोलते हैं उसको, डायमंड जुबली कहते हैं ना, डायमंड जुबली मनाई जाती है, हीरक जयंती, उस काल में पहुंच चुका है। लेकिन धरातल पे हकीकत क्या होती है वो हम आपको बयां करते हैं। इसलिए हम ग्राउंड जीरो पे जाके आपको दिखाते हैं क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, और कितना प्रचार प्रसार है, आंकड़ेबाजी, बयानबाजी क्या है और सच्चाई क्या है। ये देख लीजिए आप। तो ये है राजराजेश्वरी में जय माँ अम्बे आगच्छं वरदे देवी दैत्य दर्पण्यशोधिनीं पूजां गृणां सुमुखी नमस्ते शंकरे प्रिये महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी यशोदेहिं जयं देहिं सर्वकामां देहि में। जय माता दी। और माता जी का भी आशीर्वाद रहा होगा, इतने लंबे समय तक साम्राज्य रहा है। आज भी उस साम्राज्य के बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो माँ रानी राजलक्ष्मी शाह हो, सुदर्शन शाह रहे हैं, दिवंगत हो चुके हैं, वो 4 बार सांसद रहे हैं टिहरी से। अभी माला राजलक्ष्मी शाह वहाँ पे सांसद हैं टिहरी से दूसरी बार। तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों से जुड़े हुए ये तमाम ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की चीज़ें हैं। उनको भी सरकारी स्तर पे प्रयास करना चाहिए, या रिकमेंड करना चाहिए, या सरकार को रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए कि इन चीज़ों के संरक्षण संवर्धन के लिए और बेहतरीन प्रयास हो, ताकि ये तीर्थाटन और पर्यटन से जुड़ सकें। यहाँ पे आपको धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी कौशल, सारी चीज़ों का समागम, सारी चीज़ों का
संगम यहीं पे मिल जाएगा आपको। तो अगर ये पर्यटन तीर्थाटन से, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, सैकड़ों दर्जनों स्थान हैं, 52 तो गढ़ी हैं उत्तराखंड में, इस गढ़वाल में, और कुमाऊं क्षेत्र भी लगा लो तो सैकड़ों ऐसे धार्मिक और पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं या प्राकृतिक पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण स्थान हैं जो आज के नहीं हैं, जो सदियों बीत गए हैं, जो सदियों पहले के हैं, और जो ऐतिहासिक रूप से हो, चाहे वो आज के नहीं है, वो पुरातात्विक, ऐतिहासिक या पौराणिक रूप से बहुत पहले, दशकों, सदियों बीत चुके हैं। उन स्थानों को अगर सड़क परिवहन से जोड़ा जाए, उनके यहाँ जो बुनियादी ढांचा है वो विकसित किया जाए, बुनियादी सेवाओं का विकास और विस्तार किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन और तीर्थाटन के लिए एक स्वर्ग बन सकता है। यानी जो कह सकते हैं कि टूरिस्ट हेवन और नेटिव प्लेस, वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट हेवन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन सकता है। और इससे यहाँ पे रोजगार और विकास की भी संभावना है, कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इतना रोजगार व्यवसायिक लोगों को उपलब्ध होगा कि आदमी कम पड़ जाएंगे। जी, उत्तराखंड का जल, जंगल, जमीन, उत्तराखंड का बोलता है यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी काम नहीं आएगी। यहाँ के पानी और जवानी तभी काम आ सकती है जब यहाँ पर्यटन और तीर्थाटन को व्यवस्थित रूप से, स्वस्थ और प्रगतिशील रूप से बचाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसका विकास और विस्तार किया जाए। अव्यवस्थित रूप से नहीं, अनियोजित या अपरिमार्जित रूप से नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से एक बेहतर, दीर्घकालिक रूप से बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, कार्यनीति बनाई जाए और उसके अनुसार पर्यटन और तीर्थाटन को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हमारे लिए आज जितना भौतिक विकास जरूरी है, पर्यटन जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, अपनी विरासत का संरक्षण और संवर्धन उतना ही जरूरी है, और उससे कहीं अधिक जरूरी है अपने प्रकृति, पर्यावरण का विकास, संस्कृति, सभ्यता को बचाए बनाए रखना, और इन पहाड़ों की महत्ता, उपयोगिता, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, माटी को भी बचाए बनाए रखना। तो तभी विकास के सभी इसी को समग्र, समावेशी और सतत विकास कहते हैं। यानी विकास के पैमानों पे सारी चीज़ों को बचाए बनाए रखना, सभी बढ़ें, सभी पलें, सभी बढ़ें, पल्लवित पुष्पित हों और सभी अपनी खुशबू बिखेरें। ये हमारी सनातन और शाश्वत संस्कृति का भी एक हिस्सा रहा है। यही हमारी सनातन शाश्वत संस्कृति का संदेश भी रहा है और यही होना भी चाहिए। तो बहरहाल आप एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, साहब देख लो आप किस ढंग से बनाया गया होगा। ये देख लो, एक ही पत्थर है, ये इतना बड़ा पत्थर है, ये पूरी चट्टान ही पे बनाया गया लगता है। क्या तकनीक रही होगी ये देख सकते। इस पे भी कितने बड़े किले पे देखो ना आप, कितने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, तमाम जो चीज़ें दिखाई थी, यहाँ नीचे भी कुछ किले के भग्नावशेष और कुछ अवशेष हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी, ये देख लीजिए आप, यहाँ भी है। अब किले में जो मुख्य केंद्रीय स्थान होता था, वहाँ तो राजा लोग रहते थे, उनके परिवार रहते थे। इन जगहों पे उनके परिजन, कह सकते हैं राजा की कई रानियां भी होती थी, उनके परिजन भी कहीं होते थे, पीढ़ियां कहीं होती थी, वो इन अलग अलग स्थानों पे रहते होंगे। वहाँ जाने के रास्ते वगैरह सब बनाए गए हैं, उतरने के रास्ते, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे कैसे उतरती होंगी, और कुछ जो उनके किलेदार, सैनिक वगैरह, सैन्य अधिकारी भी इन जगहों पे रहते होंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई और एक हमारा सौभाग्य है यहाँ पे आने का, अपने सभ्यता, संस्कृति, अपने इतिहास, अपने धर्म, अध्यात्म और अपने प्राचीन विज्ञान, सभी चीज़ों से एक साथ परिचित होने का हमें मौका मिला। तो इस सफ़रनामे में आप हमारे हम सफ़र बन के, हमारे इस अनजानी अनकही राहों के अनजाने सफ़रनामे के साथ आप हमारे हम सफ़र बन के हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे जुड़े रहिए, आगे भी बहुत कुछ हम दिखाएंगे आपको, जैसे जो बन पड़ेगा। नमस्कार।